हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रितेन दौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अबाउट द कॉमन आयन इफेक्ट एंड द बफर सॉल्यूशन। लास्ट पार्ट तक हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया था पीएच स्केल के बारे में, एंड होपफुली आप सारी चीजें अच्छे से समझ गए होंगे कि कब हम बिहेवियर कह रहे हैं एसिड, एक और किस सेंस में हम कह रहे थे उसको बेस। उसके बाद एक जो टर्म बचा है इस आयनिक इक्विलिब्रियम के पार्ट में, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा टॉपिक रहेगा, ये है कॉमन आयन इफेक्ट। ये सारी चीजें भी हमें सेम वही आयनिक इक्विलिब्राइज स्टेट पे देखनी है, बस इस टर्म का मतलब क्या है थोड़ा सा ये जान लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चीज को। सबसे पहले मैं यहां जैसे कि लिख रही हूं कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। तो देखिए अब हमें इस चीज को बड़े ही ध्यान से समझना है, बहुत छोटी चीज है, अभी वन स्लाइड में पूरा समझा दूंगी, फिर जो थ्योरी लिखी है उसको चेक कर लेंगे। तो ये क्या कहा जाता है, इट्स इन सेपरेशन ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट in presence of strong electrolyte। सिर्फ इतनी सी बात है जो आपको यहां पर समझनी है। क्या कहा है मैंने यहां पर, सुनिए क्या लिखा है ये मैंने यहां लिखा है कि ये एक सप्रेशन है, ठीक है, सप्रेशन है डिसोसिएशन का, वो भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट भी हमें पता है, स्ट्रॉन्ग भी हमें पता है, प्रीवियस सेशंस में बहुत अच्छे से हम इस चीज को समझ चुके हैं। तो अब आप देख रहे हैं एक तो ऑलरेडी डिसोसिएशन की बात है, ये चीज तो पढ़ते ही आ रहे हैं शुरू से, साथ साथ एक और वर्ड मैंने यहां पर ऐड कर दिया, दैट अ सप्रेशन ऑफ डिसोसिएशन, मतलब उसके ऊपर और प्रेशर मैंने बना दिया। बस इतनी सी बात है, वो भी किसका, वीक इलेक्ट्रोलाइट का, किसकी प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में। तो चलो इसको एक एग्जांपल से समझ लो। क्या कहा मैंने, इसको साइड में रख दूं, चल भाई। तो मैं अगर आपसे कहती हूं सबसे पहले वीक और स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वीक का डिसोसिएशन देखोगे स्ट्रॉन्ग की प्रेजेंस में, तो मुझे सबसे पहले फटाफट से वीक का अगर एग्जांपल तुमसे पूछूं तो NH4OH जो है, मैं इसको डिसोसिएट करूं तो NH4 प्लस और OH माइनस में डिसोसिएट होगा या नहीं, होगा या नहीं? आप कहोगे मैम बिल्कुल होगा। ये मैंने वीक के रिस्पेक्ट में लिया, और अगर मैं यहीं पर इसको स्ट्रॉन्ग की प्रेजेंस में करा रही हूं तो मैंने लिया NH4Cl, और इसका जो 100% डिसोल्यूशन है या फिर आप कह रहे हैं डिसोसिएशन है, वो क्या होगा, NH4 प्लस प्लस Cl माइनस। तो दोनों ही केस में अगर मैं NH4 स्पेशीज को देखूं तो आप देख रहे हैं कि समहाउ इट्स इन डिसोसिएशन, वीक इलेक्ट्रोलाइट का स्ट्रॉन्ग की प्रेजेंस में हुआ। साथ साथ आप यहां पर एक और चीज क्या पिक कर पा रहे हैं, तो आप वो देखिए कि जो डिसोसिएशन है NH4OH का, C है, डिसोसिएशन जो है NH4OH का, यहाँ पर हमें एक आयनिस्ट स्टेट दे रहा है दो स्पेशीज के। अब आप कह रहे हैं मैम यहाँ तो इक्विलिब्रियम स्टेट है, पर आप यहाँ दिखा रहे हैं 100% डिसोसिएशन, तो क्या ये इक्विलिब्राइज नहीं हो सकता? ये चीज़ भी इक्विलिब्राइज हो सकती है, क्योंकि आप इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश ही कब करते हैं, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाती है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। और आप कॉमन आयन इफेक्ट उसी को कहते हैं कि जब दोनों ही स्टेट में इक्विलिब्राइज कंडीशन आए। तो यहाँ सिर्फ इतनी सी बात थी समझने की, वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन होता है स्ट्रॉन्ग की प्रेजेंस में विद अ, एक वर्ड जोड़ दिया है, सप्रेशन, उसी को आप क्या कहते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट। तो ये तो थी छोटी सी बात, पहले तो इसको लिख लो, मैं होती हूं साइड में। लिख लिया? हाँ मुझे पता है लिखा तो कुछ नहीं होगा तुम लोगों ने, तुमने लिया हुआ स्क्रीनशॉट, ये चीज़ लिख ली। अब तुमने देखा कि ये जो NH4OH है, ये जनाब यहाँ क्या हो रहे हैं, सप्रेस्ड, इसी ने तो काम किया है सारा। और ये सारी बातें तो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, एक डिस्कशन हमारा बहुत अच्छे से इस चीज के ऊपर हो चुका है। कौन थे वो जनाब, जिन्होंने इस कॉमन आयन इफेक्ट को जनरेट किया, वो बात आई ली शेडेलियर्स प्रिंसिपल से, और ये हम ऑलरेडी
पढ़ चुके हैं। तो ये लो, बस इतनी सी बात थी इस कॉमन आयन इफेक्ट में। अब इसके बेसिस पे कितने ही एग्जाम्पल चेक कर करके देख लो। तो बात समझ में आ गई। इट इज सिंपली एन सप्रेशन ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक और स्ट्रॉन्ग पहचानना आ गया है। तुम्हारे सामने एग्जाम्पल जब आएगा क्वेश्चन में तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हें क्या देखना है, स्ट्रॉन्ग की प्रेजेंस में वीक का डिसोसिएशन हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है, आंख बंद करके बोल देना कि कॉमन आयन इफेक्ट हो रहा है, और इसके पीछे का रिस्पॉन्स क्या है कि कहां से जनरेट हुआ था, ली शटेलियर्स प्रिंसिपल से। ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल से देखते हैं। अब मैं यहां एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन करा रही हूं। क्या कहा मैंने, एसिटिक एसिड का। एक और एग्जांपल से चेक कर लो, ये रहा। तो ये H प्लस और CH3COO- में डिसोसिएट हो गया, और साथ साथ ही स्ट्रॉन्ग के प्रेजेंस में कराना है तो मैंने ले लिया, ये लीजिए, और ये डिसोसिएट हो गया H प्लस और AC-। स्ट्रॉन्ग ले रही हूं मैं, एसिटेट आयन है। अब यहां से अगर इक्विलिब्रियम स्टेट देखोगे तो तुम यही तो कहोगे, दिस अपॉन दिस। तो ये तो तुम्हें निकालना आता है। आगे चलो। अब यहाँ जो बात है वो क्या है, एडिशन जो है एसिटेट आयंस का। क्या कहा, एडिशन जो है एसिटेट आयंस का एसिटिक एसिड के सोल्यूशन में वो क्या करता है, हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस ऐड कर रहे हैं एक्सटर्नल सोर्स से, ठीक है, और एक्सटर्नल मतलब मैंने कोई और दूसरा कंपाउंड ले लिया या दूसरा कोई सॉल्यूशन का पार्ट लिया और मैंने वहां से हाइड्रोजन आयन और ऐड करा दिया उसमें, तो आप देखेंगे कि इक्विलिब्रियम जो है वो कहां मूव करेगा, अनडिसोसिएटेड एसिटिक एसिड की डायरेक्शन में मूव करेगा, या फिर आप कह सकते हैं जो कंसंट्रेशन को रिड्यूस कर रहा हो उस डायरेक्शन में ये मूव करेगा। तो बात समझ में आई, क्योंकि जब रिड्यूसिंग होगा तभी तो वहां और जुड़ने की क्षमता होगी ना। जब ऑलरेडी फुलफिल है तो वहां जरूरत ही नहीं है और एक्स्ट्रा H प्लस आयंस जोड़ने की। तो इन शॉर्ट आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि यहाँ हम पहली चीज एक्सटर्नल सोर्स से भी बात करेंगे तो हमें रिड्यूसिंग कॉन्सेंट्रेशन चेक करना है। साथ साथ आपने ये देखा जब H प्लस आयंस ऐड किए तो कौन सा डायरेक्शन था, डायरेक्शन वो था जहां पर अनडिसोसिएटेड एसिटिक एसिड ज्यादा था। आओ इससे इसी फेनोमेनन को आपने कहा है कॉमन आयन इफेक्ट। ये लो, it can be defined as a shift in a equilibrium on adding a substance that provide more of an ionic species already present in the dissociation equilibrium। तो इन शॉर्ट आपको एक बात समझ में आई, क्या है ये सिंपल सा, और आपने डिसोसिएशन अच्छे से पढ़ा है। डिसोसिएशन में भी ये कह रहे हैं कि अगर इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं आ रहा है तो हम बाहर से एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू और मोर सब्सटेंस ऐड कर देते हैं और कंडीशन जो होती है वो फेवरेबल हो जाती है इक्विलिब्रियम की तरफ शिफ्ट होने के लिए। बस इतनी सी बात है। आओ अब हम अगर pH के रिस्पॉन्ड में मैं बात करूं, सुनना इस चीज को, इन ऑर्डर टू इवेल्युएट द pH ऑफ द सॉल्यूशन रिजल्टिंग ऑन एडिशन ऑफ कितना 0.05 मोलर एसिटेट आयन 2.05 m एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। तो इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। हमने डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम की रिएक्शंस ऑलरेडी पढ़ी हैं, निकालना आता है। मोलर कंडीशंस हमको ये दे रखी हैं एसिटेट आयंस की और एसिटिक एसिड के केस में, तो इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, रिएक्शन, ये लो डिसोसिएशन लिख लिया H प्लस और AC-। अब इनिशियल में हमें क्या दे रखी है, कंसंट्रेशन 0.05, इसकी 0 और इसकी कंसंट्रेशन भी हमें इनिशियल दे रखी है तो हमने ले ली 0.05। अब मान लिया मैंने कि जो x है मेरा वो क्या है, एक्सटेंट है आयोनाइजेशन का, किसका, एसिटिक एसिड का। तो आप कहेंगे जो चेंज होगा कंसंट्रेशन में वो क्या हो जाएगा, क्योंकि एक्सटेंट में दे रखा है ये भी -x और ये दोनों क्या हो जाएंगे +x, क्योंकि जब ये टूटेगा तभी तो वो बनेंगे। तो बात समझ में आ गई, माइनस और प्लस क्यों आया, ये टूटेगा वो बनेंगे। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम पे अगर मैं देखूँ तो क्या कर दोगे, -x और वो x और वहाँ क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि भाई वो बन रहा है, ये ब्रेक हो रहा है, तो प्लस और माइनस का ध्यान रखना है कब लगाया जाएगा। यहाँ तक ठीक है। अब इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में सेट कर दो लॉ ऑफ मास एक्शन की तरह। तो इक्विलिब्रियम लिखोगे सबसे पहले H प्लस AC और HAC, वैल्यूज़ रख दो 0.05 x और ये माइनस वाली x। ठीक है, अब आपको पता है Ka कैसा है, स्मॉल है, और ये मैंने दो कंडीशंस पढ़ाई थी,
अल्फ़ा स्मॉल और अल्फ़ा लार्जर वाली। तो यहाँ दिख रहा है कि के स्मॉल है वीक एसिड के लिए, तो आप कह रहे हो x इज़ वेरी वेरी लेस देन 0.005। तो इन दोनों के केस में अगर बात की जाए तो मेरे पास ओवरऑल रिजल्टेंट आ गया। ठीक है, तो इन शॉर्ट क्या मैं ये कह सकती हूँ, क्योंकि वैल्यू गिवन है 1.8 इंटू 10⁻⁻5 विल बी इक्वल्स टू x, जो मोल्स थे ये, और अपॉन HAC वाला ये मोल्स आ गए। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ से सबसे पहले आपने x निकाला और वहीं से आपको H प्लस मिला है, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई 1.8 इंटू 10⁻⁻5 मोलर। मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है, जो वैल्यूज़ दी थी एग्जैक्टली वही लिखती जा रही हूँ। अब इसको pH की टर्म में चेंज करना है, तो इसको pH की टर्म में चेक करोगे तो क्या करोगे, क्या फार्मूला होता, -log H+, और ये वैल्यू किसकी है, H+ की रख दी मैंने यहाँ पर। इसको कैलकुलेट कर लो 4.74 ऐसे निकाले जाएंगे। अब इतने बड़े तुम्हारे लिए क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तुम्हारे लिए बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन पता होना चाहिए कॉमन आयन इफेक्ट की टर्म में भी। कॉमन आयन इफेक्ट इतना ब्रॉड टॉपिक है नहीं, बहुत छोटा सा टॉपिक है, 5 मिनट का मैक्सिमम, लेकिन एक बार चीज़ें सारी पता होनी चाहिए। आओ अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बफर सॉल्यूशन। ये उससे भी छोटी चीज़ है, बफर सॉल्यूशन। तुमने अब तक सॉल्यूशंस पढ़े हैं, एसिड सॉल्यूशन, बेस सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन, तीनों के ही माई बाप हैं ये बफर सॉल्यूशन जी। इनका कहना क्या है, ये जनाब कहते हैं कोई भी सॉल्यूशन होता है, ठीक है, अब कोई भी सॉल्यूशन है तो आपको पता है एक तो सॉल्यूशन होगा न्यूट्रल, और एल्स आप कह लीजिए नॉर्मल। ठीक है, और एक सॉल्यूशन एम्फोटेरिक। अभी मैं नॉर्मल के फेज में बात कर रही हूँ। इस बफर को कर दो साइड में। तो मैं इन दोनों के रिस्पेक्ट में अगर बात करूँ तो इन दोनों को अगर ढंग से रिलेट करोगे तो इसके रिस्पेक्ट में आपको पता है, अगर मैंने कहा कि मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है, लाइकवाइज HCl का सॉल्यूशन है और मैंने उसके x मोल लिए हैं, तो वो कहेगा कि इसका अगर डिसोसिएशन करा लो या कुछ भी करो तो HCl का सॉल्यूशन प्रेजेंट में भी कितना रहेगा, x मोल ही रहेगा। ये कहते हैं कि कोई सॉल्यूशन है NaOH का, इसके x मोल थे, तो ये कहते हैं प्रेजेंट में भी x मोल रहेंगे। ये तो होती है नेचुरल या नॉर्मल सॉल्यूशन की बात। और इसको देसी एग्जांपल दूँ, रोडवेज की बसेस देखें या फिर RSRTC, जो भी गवर्नमेंट बसेस जितनी भी होती हैं, ये जब अपनी ट्रिप पे चल रहे हैं, ये अपने रोड पे ट्रैक पे चल रहे हैं, तो इनको जो टाइम दिया होता है इन एंड ऑन उस टाइम पे पहुंचना होता है। इन्हें मतलब नहीं है आपने बस में वॉमिट कर दिया, ये चलाएंगे, उस सीट पे आके कौन बैठ रहा है ये सफाई करवाएंगे, इनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। भाई तुम आओ सफाई करो, बैठो, नहीं बैठना दूसरी जगह बैठो, इनको अपनी बस चलाने से मतलब है। ऑन टाइम जितने मोल्स थे इनके पास वो टाइम है, वो उतने ही रहेंगे। तो ये तो हैं अपने देसी हैवी ड्राइवर्स। ठीक है, अब ये जो एम्फोटेरिक जी सॉल्यूशन है, ये क्या कहते हैं, ये यहाँ पर कर देते हैं थोड़ी सी मिक्सिंग। अब ये मिक्सिंग कैसी करते हैं, ये एसिड और बेस के बिहाफ पे करते हैं। तो एम्फोटेरिक की अगर मैं बात करूँ तो इनकी मिक्सिंग कुछ हो जाती है इस तरीके की कि वीक बेस के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ वीक एसिड, समझ रहे हो। और तीसरी चीज़ क्या हो जाती है, ये दोनों तो वाइस वर्सा भी हो जाएंगे, तो बात वही हो गई। न्यूट्रल के कॉन्सेप्ट में फ़र्क तो पड़ेगा ही नहीं, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों से रिलेट कर लेते हैं। तो एम्फोटेरिक हैं थोड़े से चेंज वाले, कि ये सुनेंगे भी, ये प्राइवेट बस के हैवी ड्राइवर्स हैं, ये आपकी बात भी सुनेंगे, आपसे कोई खटपट हुई है तो बस रोकेंगे भी, कोई एमरजेंसी आई है तो भी ये सुनेंगे। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, इनको बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। ये क्या है, इनके जो सिटिंग अरेंजमेंट वाले, जो बस में जो लोग जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, ये उनकी प्रायोरिटी रहते हैं। इनकी प्रायोरिटी सिर्फ इनका स्टेयरिंग और लोकेशन और टाइम, दैट्स इट। तो अब तो नहीं भूलोगे, सॉल्यूशन की जब बात आ जाएगी, बहुत बढ़िया। अब इसको और एलैबोरेट करेंगे, उससे पहले बैक टू दिस। आओ,
तो बफर सॉल्यूशन जी क्या कहते हैं, द सॉल्यूशंस विच रेजिस्ट चेंज इन पीएच ऑन डाइल्यूशन और विद द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एसिड और एल्कली आर कॉल्ड बफर सॉल्यूशन। ये सिर्फ ये कहते हैं कि बफर सॉल्यूशन वो जनाब हैं जो पीएच में चेंज ला देते हैं, या तो थोड़ा सा एसिड उसमें डलने से या उसमें कोई भी एल्कली या फिर बेस डलने से। मतलब एसिड ऐड कर दो, बेस ऐड कर दो, कुछ भी नई मिक्सिंग कर दो, उस दौरान पीएच में जो चेंज आ जाए, थोड़ा ही आए, वो कहलाते हैं सारे की सारे कौन, बफर सॉल्यूशंस। तो बात समझ में आ गई, कर लोगे, चलो आ जाओ। बफर सॉल्यूशंस ऑफ नॉन पीएच कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द नॉलेज ऑफ पीकेए। किसके लिए होता है पीकेए, एसिड। ये पीके मूवी वाला नहीं है बच्चों, टूटता तारा ना, पीकेबी बेस। एंड बाय कंट्रोलिंग द रेशियो ऑफ द साल्ट एंड एसिड एंड साल्ट एंड बेस। और आप इसको कंट्रोल कैसे करोगे, जब उनके रेशियो को मेंटेन करोगे, क्योंकि पीएच में चेंज कब आएगा, जब कोई चीज़ ज़्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी। इक्वल है तो मेंटेन कर लिया आपने। आओ, A mixture of acetic acid and sodium acetate act as a buffer solution around कितना pH, ये है तुम्हारा इंपॉर्टेंट पार्ट जहाँ से क्वेश्चन बनता है। सीधी बात, नो बकवास, इससे ज़्यादा हमें इसमें कुछ पढ़ना है नहीं। तो सुन लो, एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट के बफर सॉल्यूशन कितने pH पे बनता है, 4.75 पे। ऐसे ही अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड कितने पे बनता है, 9.25 पर। लिख लो, रट लो, 4.75, 9.25। अब आओ, ठीक है। तो देखो, सेशन शायद बहुत ही छोटा सा था, आई थॉट 10-15 मिनट का रहा हो, क्योंकि टॉपिक इतने छोटे थे। तो मैं सिर्फ 2 डेफिनेशन ही तो समझनी थी, कॉमन आयन इफेक्ट और बफर सॉल्यूशन। इसके ऊपर एज मच ब्रीफिंग है नहीं। तुम्हारे जो पार्ट इंपॉर्टेंट था, क्योंकि टॉपिक में है तो तुम्हें पता होनी चाहिए, तो अपन ने कवर कर लिया। वरना और मोस्टली टीचर्स को आप चेक करेंगे तो उन्होंने ये चीज़ें पढ़ाई ही नहीं है, वो पीएच स्केल पे जाके ही चैप्टर वाइंड अप कर देते हैं। लेकिन अपन को टर्मिनोलॉजी आना चाहिए। ज़रूरी नहीं हमेशा हर चीज़ पे क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हम उसको पिक ही नहीं करेंगे, हमें एटलीस्ट उस टॉपिक का नॉलेज तो हो। तो हमने उस नॉलेज के लिए आपको इस चीज़ को एक बार के लिए जनरल टर्म में समझा दिया है, और इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस भी अपन प्रैक्टिस सेट में आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम डिस्कस क्या करेंगे आपके साथ, प्रैक्टिस सेट। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, फटाफट से आते हैं। थैंक यू सो मच।